आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास में जो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 11 प्लेन का टॉपिक करेंगे, एक्सरसाइज 11.3। पहले मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा कि प्लेन का मतलब क्या है, क्या चीजें हैं, फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लेन हम कहेंगे किसे, प्लेन का मतलब क्या है। सोचिए एग्जाम्पल के रूप में, प्लेन से पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक पढ़ा है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। अभी आपके सामने मान के चलिए ये एक मार्कर मेरे सामने है, ये मार्कर अपने आप में एक लाइन है, एक दूसरा मार्कर है ये भी अपने आप में एक लाइन है, और एक तीसरा मार्कर है ये भी अपने आप में लाइन है। अगर मैं इन तीनों लाइनों को आपस में मर्ज कर दूं तो मर्ज करने से आप पाएंगे कि ये एक सरफेस बनेगा। ये अलग लाइन थी, ये अलग लाइन थी, और ये एक अलग लाइन थी। लेकिन अगर मैं इन तीनों लाइनों को ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और ये अलग लाइन है, लेकिन अगर मैं तीनों लाइनों को आपस में मर्ज कर दूं तो मर्ज करने से क्या होगा, ये जो सरफेस हमें जो दिखाई दे रहा है, एक प्लेन सरफेस जो मेरे को दिखाई दे रहा है, इस सरफेस को ही हम लोग बोलेंगे, याद रखिए क्या, प्लेन। यानी कि कई लाइनों को मिक्स करके, कई लाइनें एक साथ पड़ी हैं, अगर मैं एक साथ उन्हें सबमर्ज कर दूं तो जो एक सरफेस मेरा तैयार होगा, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। इस टॉपिक में हमें इसी प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले याद रखिएगा, इस टॉपिक में से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। प्लेन में अलग अलग वैरायटी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे, याद रखिए वो क्या, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन बनाना सीखेंगे। उसमें दोनों इक्वेशन होगी, मतलब वेक्टर इक्वेशन भी होगी और कार्टेशियन इक्वेशन भी होगी। दोनों इक्वेशन के बारे में बात की जाएगी। दूसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे, याद रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अभी समझेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग समझेंगे, याद रखिएगा, फैमिली ऑफ प्लेन। सबसे खास टॉपिक यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। ये जब टॉपिक करेंगे तो उससे पहले ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, और जो पीछे का एक स्ट्रेट लाइन का टॉपिक था वो भी। तो अभी मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो कर रहा हूं किससे, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन से, कि अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो प्लेन की इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्लेन की अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि आप कौन सी इक्वेशन चाहते हैं। प्लेन की दो तरह की इक्वेशन होती है, याद रखिएगा। एक होती है प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन, और दूसरी होती है, याद रखिए, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इक्वेशन फॉर द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन। अब कैसे बनती है कार्टेशियन इक्वेशन और कैसे बनती है वेक्टर इक्वेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन पर, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर इक्वेशन की। अगर मैं आपको केवल कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में पहले बताऊं तो याद रखिएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। तो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन मुझे बनानी है, और मान के चलिए क्वेश्चन में आपको 3 पासिंग पॉइंट्स गिवन है। 3 पासिंग पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, आपको प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बनानी होगी, और वो प्लेन 3 पॉइंट से पास करते हुए जब जाएगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये बताना होगा। तो उसकी इक्वेशन बनाने के भी फिर 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है, याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, अभी मैं लिख के बताऊंगा कैसे। और दूसरा मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब क्या हुआ, सुनिएगा, दोबारा से बताता हूं। अगर आपको किसी प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो प्लेन की इक्वेशन पता लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप कार्टेशियन इक्वेशन बताएंगे या वेक्टर इक्वेशन बताएंगे। अभी हम लोग वेक्टर इक्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में।
अगर आप प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बताना चाहते हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन भी अलग अलग ढंग से अलग अलग सिचुएशन में बताई जाएगी। अभी जो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। जब क्वेश्चन में आपको 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी? तो इस सिचुएशन में प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन मेथड और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन यह आना बहुत जरूरी है आगे के क्वेश्चंस में, विशेषकर जब हम टॉपिक करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स। और ये वाला जो है ये इजी सा होता है, ये इजीली से आ जाता है, दोनों से आंसर सेम आएगा जब आपको 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हो, लेकिन तरीका इससे अलग है, इससे अलग है, आंसर दोनों का सेम आएगा, दोनों का आपको आना चाहिए। तो अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इस वाले मेथड से कराऊंगा, फिर उसी क्वेश्चन को इस वाले मेथड से कराऊंगा। आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे कौन सा इजी है कौन सा मुश्किल है, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग किससे? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन से। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्लेन की इक्वेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मेट समझा दूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी है व्हेन 3 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। अगर किसी क्वेश्चन में 3 पासिंग पॉइंट्स गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन, जब 3 पासिंग पॉइंट गिवन हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो प्लेन की इक्वेशन बनाने का तरीका, पहला तरीका मैंने जो भी थोड़ी देर पहले बताया वो था ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट। अब होता क्या है जरा समझिएगा, जब हम लोग इक्वेशन के बेस पर प्लेन की इक्वेशन समझते हैं तो याद रखिए यहां पर प्लेन की इक्वेशन होती है a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 इक्वल टू 0। यह प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन। और जब हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट के बेस पर, तो उस समय प्लेन की इक्वेशन होती है बॉस x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के बाद यहां पे नीचे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू में 0। ये एक इक्वेशन होगी, एक तरीका होगा क्या फाइंड करने का? प्लेन की इक्वेशन। और ये एक दूसरा तरीका होगा, दोनों तरीके में बताऊंगा, लेकिन अपनी कॉपी में ये दोनों को नोट करके जरूर रखिएगा। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं ये क्वेश्चन कराता हूं इसके बेस पर। आपने दोनों की इक्वेशंस लिख ली होगी। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 1 0 1 2 1 माइनस 2 2 1। मतलब ये हुआ आपको बॉस एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है, कोई भी प्लेन हो सकता है। ये प्लेन इन तो 3 पॉइंट से पास करते हुए जाएगा, 1 1 0 से, 1 2 1 से, और साथ ही साथ में -2 2 और -1 से। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो प्लेन इन तीनों पॉइंट्स को पास करते हुए गुजर जाए। तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम मान के चलते हैं कि जिस प्लेन की मुझे इक्वेशन बनानी है उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो उस प्लेन की इक्वेशन होगी a x माइनस x1, b y माइनस y1 और c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, जो मेरे को प्लेन चाहिए उस प्लेन की इक्वेशन क्या ये होती है, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख दिया। अब मैं लिखूंगा यहां पे क्या कि दिस प्लेन पासिस थ्रू, ये प्लेन पास कर रहा है कहां से? टोटल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन एक एक करके सभी को पकड़ना है। सबसे पहले दिस प्लेन पासिस थ्रू 1 1 0। ये प्लेन मेरा पास कर रहा है कहां से? 1 1 0 से। ये हमारे प्लेन का पासिंग पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे प्लेन का पासिंग पॉइंट होता है। दरअसल ये हमारा होता है x1 y1 z1। तो इस प्लेन की इक्वेशन में a x एज इट इज, x1 के बदले रख देंगे हम लोग -1, b
y माइनस y1 के बदले रख देंगे 1 और c z माइनस z1 के बदले हम लोग रिप्लेस कर देंगे 0 और इक्वल टू में है 0। इतना लिख करके मैं छोड़ूंगा और ये मेरी बन जाएगी प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। इतना लिख करके फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं कुछ और बताने के लिए। इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट। ये मेरी प्लेन की इक्वेशन है। इसके बाद अगला काम जो हमारा होता है बॉस, वो ये फाइंड करना होता है कि इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी और कैसे निकाली जाएगी। वो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसको, दूसरे दो पासिंग पॉइंट को। ये जो आपकी इक्वेशन बनी है किसकी बनी है, इस प्लेन की इक्वेशन बनी है। और ये प्लेन जो है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, वो 110 से तो गुजर ही रहा है, 110 से तो पास कर ही रहा है, साथ ही साथ में ये 121 से भी पास कर रहा है और साथ ही साथ में वो पास कर रहा है -2 to -1 से। तो क्या करते हैं जरा सुनिएगा। दिस रिक्वायर्ड प्लेन आल्सो पासिस थ्रू, ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ये और भी तो कहीं से पास कर रहा है। आल्सो कहां से पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं 1 2 और 1 से। ये जो मेरा पासिंग पॉइंट है 1 to 1 से, हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे इसी इक्वेशन में, ये जो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन, अब इसके बारे में नहीं कुछ सोचना, इसी इक्वेशन में x y और z के बदले रिप्लेस कर देंगे। जो प्लेन की हमारी इक्वेशन है उस प्लेन की इक्वेशन में x y z के बदले रिप्लेस कर देंगे। कैसे, जहां पे x आएगा वहां पे 1 रिप्लेस करेंगे, जहां पे y आएगा वहां पे 2 और जहां पे z आएगा वहां पे 1। यानी कि a x के बदले आएगा आपका 1 -1 प्लस b y के बदले आएगा 2 -1 और प्लस में c z के बदले क्या आएगा 1 -0 इक्वल टू 0। यहां पे एक इक्वेशन बनेगी एबीसी में। हालांकि ये तो 1 में से 1 गया 0, ये तो सारा 0 हो जाएगा। 0a फिलहाल लिख दिया मैंने, 2 में से 1 गया 1b और प्लस का c इक्वल टू 0। कुल मिला के ये आ गया b प्लस c इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से आ गई। अच्छा, अब इसके बाद मुझे किसी भी तरह से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगला काम क्या करना होगा जरा सुनिएगा। हमने इसे पुट किया, इसके बाद मैं लिखता हूं the plane also passes again, हमारा जो प्लेन है और एक और पॉइंट से पास कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, -2 2 और -1। हमारा प्लेन -2 2 -1 से पास कर रहा है। अगर हमारा प्लेन -2 2 1 से पास कर रहा है तो अब क्या करेंगे, जैसे इस प्लेन की इक्वेशन में हमने ये x y z के बदले पॉइंट रखे, तो इसी प्लेन की इक्वेशन में x y z के बदले ये वाले पॉइंट रिप्लेस किए जाएंगे। x के बदले -2, y के बदले 2 और z के बदले -1। इसमें रखेंगे तो कैसे, a as it is, x के बदले क्या आएगा -2, x के बदले आएगा -2 -1 प्लस में b, y -1, y के बदले आएगा 2 -1 और c एज यूजुअल, z के बदले आपका क्या आने वाला है -1 0 और इक्वल टू में तो 0 ही है, वही लिख दिया। तो ये आ जाएगा माइनस का 3a प्लस का 2 में से 1 गया b और ये क्या आ गया माइनस का c और इक्वल टू में 0। ये एक इक्वेशन आई है, एक ये इक्वेशन आई है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसी तरह से वैल्यू निकाल लेनी है किसकी, a b और c की। ये जो इक्वेशन है इसको मैं नाम देता हूं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी ले चुका हूं, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं नाम देता हूं थर्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है, बाई चांस इस क्वेश्चन में तो यहां पर आपको दो ही चीजें मिली हैं, b और c मिले हैं कांस्टेंट, कभी कभी a भी आ सकता है साथ में, जैसे कि यहां पर देखिए b और c के साथ a भी आया। हमें क्या करना होगा, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी किसकी, a की, b की, c की, और वो जो a और b c की वैल्यू आएगी उसे यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें प्लेन की फाइनल इक्वेशन मिलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि वो इक्वेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक समझिए क्या है। ट्रिक ये है
कि इन दोनों इक्वेशन को ले लीजिए, यानी कि टेकिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन आपकी है क्या? सेकंड इक्वेशन है आपकी b प्लस सी। ये जो b प्लस सी है इक्वल टू 0, अगर मैं चाहूं तो इसे मैं 0a भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1c है, ये 1b है, यहां पे कुछ नहीं था तो 0 को a से मल्टीप्लाई करके मैंने 0 ही लिखा। पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाने के लिए बस मैंने 0 ही लिखा, आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। b प्लस सी तो है, 0a को मैंने 0a रहने दिया, और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है? माइनस का 3a प्लस का b माइनस का c इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है जरा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यहां पे लिखते हैं a, फिर लिखते हैं b, और फिर यहां पे लिखते हैं c। करना क्या होता है, बहुत बड़े ध्यान से और बड़े ध्यान से समझिएगा। करना क्या होता है, एक सेकेंड, a b c a, और यहां पर ए बी सी के हम लोग कॉफिशिएंट लिख लेते हैं। ए के कॉफिशिएंट कितने हैं? 0 1 c 0 1, ए का कॉफिशिएंट 0, बी का कॉफिशिएंट 1, सी का कॉफिशिएंट 1, और फिर यहां पर ए का कॉफिशिएंट दोबारा लिख देना है। दोबारा अगर लिखेंगे तो ए का कॉफिशिएंट क्या आएगा? 0। फिर नीचे वाली इक्वेशन में हम लोग फिर दोबारा से ए बी सी के कॉफिशिएंट लिख लीजिए, क्या है? -3 1 -1, और फिर ए का कॉफिशिएंट -3। मैं दोबारा बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों इक्वेशन आपको दे रखे थे, इन दोनों इक्वेशन में ए बी सी ए लिख दीजिए, मतलब ए बी सी तो लिखना ही है, लिख दिया, और ए को रिपीट करके लिख देना है, और नीचे बस दो बार दोनों के कॉफिशिएंट लिख देने हैं। ए का कॉफिशिएंट क्या है? 0, बी का कॉफिशिएंट 1, सी का कॉफिशिएंट 1, दैट इज 0 1 1 0 1 1, और फिर ए का कॉफिशिएंट अगेन 0। नीचे वाली इक्वेशन में ए बी सी के कॉफिशिएंट, ए का कॉफिशिएंट -3, बी का कॉफिशिएंट 1, सी का कॉफिशिएंट -1, और फिर ए का कॉफिशिएंट -3। करना क्या होता है जरा सुनिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। अगर यहां पे आपको ए लिखा हुआ है तो करना क्या है आपको? यहां पर बी और सी के कंपोनेंट्स लिख देने हैं। यहां पे बी लिखा है तो इसमें सी और ए के कंपोनेंट लिख देने हैं, और यहां पे सी लिखा है तो यहां पर ए और बी के कंपोनेंट लिख देने हैं। मैंने क्या बोला जरा समझिएगा। जैसे ए लिखा है तो ए लिखा है तो ए के नीचे किसके कंपोनेंट लिखने के लिए मैंने बोला? बी और सी के। बी और सी का मतलब ये है बी और सी। बी और सी के कंपोनेंट क्या है? 1 1 1 -1। डिटर्मिनेंट बनाना है छोटा। यहां पे क्या लिखा है? बी लिखा है, तो बी लिखा है तो किसके कंपोनेंट लिखेंगे? सी ए के। बी लिखा है तो सी ए के कंपोनेंट लिखेंगे। सी ए का मतलब इन दोनों के कंपोनेंट लिखेंगे, और क्या है कंपोनेंट? 1 -1 1 -1 0 -3। और सी लिखा है तो सी का मतलब क्या हुआ? सी लिखा है तो फिर किसके कंपोनेंट लिखे जाएंगे? ए बी के। तो ए बी का मतलब इन दोनों के कंपोनेंट, जो कि क्या है? 0 -3 1 1। इसके बाद हमें क्या करना होता है जरा सुनिएगा। ए अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस करना होता है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करना है हमें, मैं इसको अगर दिखाऊं आपको, एक रेड क्रॉस दिखा रहा हूं मैं। रेड क्रॉस का मतलब यहां पर यह है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को -1 से करेंगे -1, फिर इसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 1। बी अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 में से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, और यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में से माइनस करेंगे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई -3, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। फाइनली ए अपॉन में -2, बी अपॉन में -3, और सी अपॉन में आ गया 3। इसके बाद क्या करना होता है जरा देखिएगा। ए अपॉन में -2, बी अपॉन में -3 और सी अपॉन में 3 जब आ गया तो उसके बाद मैं जरा इधर लिख के दिखाऊं, स्पेस नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, लास्ट स्टेप, ये जो आया है ए अपॉन में -2, बी अपॉन में -3 और सी अपॉन में 3, ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शन आपस में इक्वल है। ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शन आपस में इक्वल तो है, लेकिन किसके इक्वल है? तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, किसके? लैम्डा के। यहां पे लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब ये a अपॉन में -2, ये भी पूरा का पूरा लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। b अपॉन में -3, ये भी लैम्डा के इक्वल कर लेते हैं। c अपॉन में 3, इसको भी लैम्डा के इक्वल कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ?
ए का जो -2 के साथ रेशो है वही बी का -3 के साथ है, वही सी का 3 के साथ है। इन तीनों का रेशो आपस में इक्वल है, लेकिन ये तीनों का रेशो आपस में किसके इक्वल है? तो हमने उसे एज्यूम किया है कि वो लैम्डा के इक्वल है। तो इसके इक्वल टू में भी लैम्डा, इसके इक्वल टू में भी लैम्डा, इसके इक्वल टू में भी लैम्डा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी -2 लैम्डा, बी की वैल्यू आएगी -3 लैम्डा, और सी की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा। आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारी, लैम्डा के फॉर्म में आ गई। ये हमारा फाइनल स्टेज चल रहा है। अब बस लास्ट में एक काम करना है, क्या? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए बी सी की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। भाई फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? यही तो थी फर्स्ट इक्वेशन। मतलब मैं दोबारा थोड़ा सा ऊपर लिख के दिखाऊं, आपको लगेगा कि हाँ दोबारा लिखा। ए बी वाई -1 सी जेड -0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसको हमने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया था। अब आई है जरूरत इसकी, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं समझिएगा। ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है? -2 लैम्डा, ये x -1। बी की वैल्यू क्या है? -3 लैम्डा, y -1। सी की वैल्यू क्या है? 3 लैम्डा, और z -0 मीन्स z इक्वल्स टू 0। इसके बाद एक काम और करना है, आप देखेंगे और पाएंगे कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन में यहां पर और यहां पर, इन तीनों में से लैम्डा को मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं लैम्डा को कॉमन ले सकता हूं तो ले लेता हूं। यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो कॉमन अगर लूं बॉस, तो लैम्डा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पे बचेगा -2 और साथ में x -1 है। यहां से लैम्डा कॉमन लूंगा -3 y -1, और यहां से लैम्डा कॉमन लूंगा 3 z इक्वल्स टू 0। लैम्डा मल्टीप्लाई में है वो 0 के डिवाइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। बाकी इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, -2x + 2 3y + 3 प्लस का 3z, और लास्ट में -2x -3y प्लस का 3z एज इट इज। 3 और 2 5 इक्वल टू में 0। आप चाहें तो क्वेश्चन का आंसर यहां पे लिख के छोड़ सकते हैं, या इसमें से पूरे में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो 2x 3y, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अभी जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, सॉल्यूशन हमारा आ गया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आता है और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके मन में ये जरूर जानने की इच्छा होगी कि मैंने जो सॉल्यूशन किया वो सही है या नहीं है। ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आधा मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं। देखिए जो आपका क्वेश्चन था उसमें 3 पासिंग पॉइंट दे रखे थे। एक पासिंग पॉइंट था शायद आपका 1 1 0, एक था 1 2 1, और एक है -2 2 -1। मैंने इन तीनों पासिंग पॉइंट को यूज करते हुए इक्वेशन बना दी, इक्वेशन बन गई। लेकिन मैं ये चेक भी करना चाहता हूं कि मैंने जो इक्वेशन बनाई है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ये जो आपको 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, इन 3 पासिंग पॉइंट को आप एक एक करके इस इक्वेशन में रखिए और चेक कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो इक्वेशन बनाई है वो 100% सही है। जैसे ये करना नहीं होगा एग्जाम में, बस ये जस्ट चेकिंग। तो जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3y - 3z - 5 इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले अगर मान के चलिए मैं इस पे चेक करूं, एक किसी को भी मैं लेके चेक कर रहा हूं, जैसे -2 2 और -1 पे चेक कर रहा हूं, तो 2 एज इट इज, x की जगह पे -2 रखूंगा, 3 y की जगह पे 2 रखूंगा, -3 z की जगह पे -1 रखूंगा, -5 इक्वल टू मैं अभी 0 नहीं लिखूंगा, देखता हूं कि 0 आता है कि नहीं आता। तो यहां पे चेक कर रहा हूं तो 2 2 जा -4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 5, 6 3 9, 4 5 -9, इट वुड कम टू 0। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये मैंने एक ही लिया। अब इसी तरह से इसको भी आप रख के देखेंगे, 100% ही 0 के इक्वल आएगा। इसको रख के देखेंगे तब भी 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन पूरी तरह से सही है। ये था एक लंबा सा मेथड थोड़ा सा, लेकिन ये मेथड आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लेन में जो एक टॉपिक आएगा आगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स, उसमें इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। डिटर्मिनेंट मेथड है,
2 मिनट में उसे सॉल्व हो जाएगा। करके दिखाता हूं जरा। अभी जस्ट हम लोगों ने ये 3 पासिंग पॉइंट दे रखे थे और इनसे इक्वेशन बनानी सीखी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन मेथड। अब जरा मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी आपको करके दिखाता हूं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर यही आना चाहिए जो आया था अभी, और कितना इजी होगा समझिएगा। अल्टरनेट मेथड जरा समझिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं। इस अल्टरनेट मेथड में क्या होगा समझिएगा। प्लेन की इक्वेशन होगी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। ये जो आपको 3 पासिंग पॉइंट दे रखे थे, मैंने वही पॉइंट लिए जानबूझ के जो पिछले क्वेश्चन में थे। ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है। तो अब जरा समझिएगा। सबसे पहले यहां पे प्लेन की इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा तो x माइनस x1, तो x माइनस x1, x1 की जगह पर आ जाएगा 1, y माइनस y1 की जगह पर आएगा 1, z माइनस z1, z1 की जगह पर 0। अच्छा, इसके बाद x2 माइनस x1, x2 1 है, x1 भी 1 है, दैट इज 1 माइनस 1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1, और z2 माइनस z1, z2 1 है और z1 0, दैट इज 1 माइनस 0। फिर नीचे क्या है, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, x3 माइनस 2 है, x1 1 है, दैट इज माइनस 2 1, y3 माइनस y1, 2 में से जाएगा 1, और z3 माइनस z1, माइनस 1 में से जाएगा 0 इक्वल टू 0। बस इसे सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा x माइनस 1 0 माइनस 3, और ये y माइनस 1 1 1, और ये z माइनस 0 मीन z 1, दैट इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे मैं सिंप्लीफाई थोड़ा इधर कर देता हूं, स्पेस कम है इस तरफ। डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो उसके लिए हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लेते हैं। मान के चलिए मैं इस रो को लेता हूं, तो सबसे पहले क्या मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है x माइनस 1। तो x माइनस 1 दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 डिटर्मिनेंट निकालते समय जो इसके सामने वर्टिकल फॉर्म में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको इग्नोर कर देंगे। इसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, केवल 1 1 1 माइनस 1। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में पीछे फर्स्ट बुक में। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 1 में से जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 और 1, माइनस 1 और 1। फिर सेकेंड एलिमेंट हम लोग y माइनस 1 माइनस का लेते हैं, और y माइनस 1 जब लेंगे तो y माइनस 1 पे प्लस का निशान बनाएंगे। क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 0 माइनस 3 1 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 को 0 से करूंगा मैं 0, और 3 को 1 से करेंगे माइनस 3, प्लस 3 आ गया। और प्लस में ये एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया, अब अगला एलिमेंट क्या आने वाला है z। z के साथ क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0, और ये आएगा माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। इसको सिंप्लीफाई मैंने किया है। माइनस 1 क्या होगा बॉस, माइनस का 2, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2x प्लस का 2, 0 प्लस 3 होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y प्लस का 3, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैंने, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 0 प्लस 3 को इससे करेंगे 3z इक्वल टू 0। फाइनली इक्वेशन माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 3z, 2 और 3 5 आ गया, या पूरे में माइनस कॉमन ले लूंगा तो 2x प्लस 3y माइनस का 3z माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब चेक कर सकते हैं जो हमने पिछला मेथड किया वो थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन उससे भी आंसर यही आया था, और ये बहुत शॉर्ट मेथड है, इससे भी आंसर यही आया है। इस मेथड और उस मेथड में फर्क क्या है, देखिए ये मेथड केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में आपको 3 पासिंग पॉइंट गिवन हो।
लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें कभी क्वेश्चन में एक पासिंग पॉइंट गिवन हो सकता है, कभी दो पासिंग पॉइंट गिवन हो सकते हैं और साथ में कुछ और कंडीशन दे रखी होगी, तब ये मेथड हमारे मतलब का नहीं रहेगा। तो वो मेथड बहुत कामयाब मेथड है, बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा उसका। आने दोनों मेथड चाहिए। तीन मेथड अगर तीन पासिंग पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं तो आप इजीली यहां से निकाल लीजिए। अगर दो दे रखे हैं या एक दे रखे हैं और कुछ और सर्कमस्टांसेस दे रखी हैं तो वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। अब तक हम लोगों ने प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में बात करी है। हम लोगों ने अब तक कार्टेशियन इक्वेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट सीखा है। इसके बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे आगे का हिस्सा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कि अगर प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनेगी। देखिए क्या होता है, प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो होती है, याद रखिएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये कैसे बनी और इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ये समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए क्या है, ये मान के चलिए मैंने आपके सामने एक प्लेन बनाया है और इस प्लेन पर एक पासिंग पॉइंट है। उस पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मान के चलिए ए वेक्टर, और इस प्लेन पर एक नॉर्मल भी डाला गया है। नॉर्मल का मतलब होता है, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर। इसे हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसे ही हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग एक और वर्ड से डिनोट कर देते हैं, इसका नाम है ऑर्थोगोनल। हालांकि 12th क्लास में आपको यही वर्ड अक्सर मिलेगा, नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल। तो अब जरा समझिएगा जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए होता क्या है, अब आगे क्या होगा कि मान के चलिए ये एक सरफेस है आपके सामने। ये जो आपके सामने एक सरफेस दिखाई दे रहा है, इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे प्लेन। इस सरफेस पर मान के चलिए मैं एक ये मार्कर ऐसे परपेंडिकुलरली खड़ा कर दूं, तो ये जो पेन मैंने परपेंडिकुलरली खड़ा किया है, इस पेन को, इस मार्कर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं इस प्लेन के ऊपर इस मार्कर को मैं खड़ा कर रहा हूं परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इस लाइन और इस प्लेन, इनके बीच में अगर आप गौर करें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब होता क्या है, जरा सुनिएगा, ये जो मैंने नॉर्मल डाला है, इस नॉर्मल को हम लोग नाम दे देते हैं, याद रखिएगा, एन वेक्टर। इस नॉर्मल को हम लोग नाम देते हैं एन वेक्टर। और साथ ही साथ में मान के चलिए ये क्या है, एक प्लेन है, और इस प्लेन पर देखिए जरा समझिएगा कॉन्सेप्चुअली, ये जो सरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, दोबारा देखिएगा, इस सरफेस को हम लोग प्लेन बोलेंगे। अब इस सरफेस पर मान के चलिए, इस सरफेस पर एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम है, मान के चलिए, ए वेक्टर। और इसी सरफेस पर मान के चलिए एक और पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। अगर मैं आपको कहूं कि इस सरफेस का डायरेक्शन रेशो बताइए, तो डायरेक्शन रेशो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं आर वेक्टर को ए वेक्टर से ज्वाइन करूं तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक लाइन बन गई। और अब मैं कहता हूं कि इस लाइन का अगर आप कहते हैं डायरेक्शन रेशो बताइए, तो इसका डायरेक्शन रेशो कैसे आएगा, उसके लिए आर वेक्टर में से आपको ए वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात आगे ये कि अगर मैं इस लाइन का आपसे डायरेक्शन रेशो पूछूं तो डायरेक्शन रेशो इसका क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आर वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। मैं याद भी दिला दूंगा क्यों, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशो को हम लोग डिनोट करते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 वेक्टर के चैप्टर में। अब मैं दोबारा भी याद दिला दूंगा। तो ये आर वेक्टर था, ये ए वेक्टर था। अगर मैं आपको कहूं कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशो निकालिए, तो आर वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन रेशो आ जाएगा। अच्छा, ये जो मार्कर है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर, ये इस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि इस प्लेन और इस मार्कर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर मैं इसे ऐसे करके दिखाऊं तो एक बात समझिएगा कि ये एक लाइन है, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बनी है। ये वाली लाइन भी इस लाइन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि दो चीज़ें अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो या दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। मतलब मैंने क्या कहा, ये प्लेन है, इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर माइनस ए वेक्टर। इस नॉर्मल की वेक्टर इक्वेशन अभी मैंने नाम दिया था, इसकी नॉर्मल की वेक्टर इक्वेशन क्या थी, एन वेक्टर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए
अगर मान के चलिए n वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, ये जो मेरा n वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस पे, r वेक्टर माइनस a वेक्टर पे। इसका जो डायरेक्शन रेशो होगा और इसके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो n वेक्टर अगर r माइनस a वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूं क्या कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर और n वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं इसको आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा किसके साथ, n वेक्टर के साथ, और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा n वेक्टर के साथ और इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू में a वेक्टर डॉट n वेक्टर। जब हम किसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं तो वेक्टर इक्वेशन होगी, याद रखिए हमेशा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। यहाँ पे n वेक्टर का मतलब क्या है, n वेक्टर का मतलब होता है, याद रखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब इस प्लेन के ऊपर ये जो नॉर्मल डाला गया है, इस नॉर्मल का नाम हम लोग नाम रखते हैं क्या, n वेक्टर। तो इसका नाम है n वेक्टर। और साथ ही साथ में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, अभी बताया आपको कि यहाँ पर एक है, मान के चलिए r वेक्टर, तो r वेक्टर में से a वेक्टर माइनस किया तो इसके डायरेक्शन रेशो आएंगे, और ये n वेक्टर तो अपने आप में डायरेक्शन रेशो मेंटेन करके चलता है, तो इसके डायरेक्शन रेशो, इसके डायरेक्शन रेशो, या इस वेक्टर और इस वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे r माइनस a और डॉट n, ये 0 आएगा। n वेक्टर का मतलब है नॉर्मल टू द प्लेन, और a वेक्टर का मतलब क्या है, a वेक्टर का मतलब है, याद रखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। यानी कि ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मतलब हुआ वो पॉइंट जहां से ये प्लेन हमारा क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो अगर हमें किसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक तो ए वेक्टर यानी कि पासिंग पॉइंट, और दूसरा एन वेक्टर जो उसके ऊपर क्या डाला गया है, नॉर्मल डाला गया है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में ही 11.3 में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 11.3 में कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 ए नॉर्मल टू द प्लेन इज i + j - k। मतलब क्या है, क्वेश्चन अगर मैं लिख के बताऊं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5 और उसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू, यानी कि दैट पासेस थ्रू 1 0 2 1 0 -2 एंड normal to the plane, normal to the plane is i + j - k। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा, वो क्या कहना चाह रहा है। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो प्लेन पास कर रहा है, गुजर रहा है, कहां से, 1 0 -2 से। भाई मान के चलिए मैंने एक आपके सामने ये प्लेन बनाया और इसका पासिंग पॉइंट जो है वो है 1 0 -2, ये प्लेन का पासिंग पॉइंट है। दूसरा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डला हुआ है, नॉर्मल डला हुआ है, उस नॉर्मल का नाम है i + j - k। अब आपको इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो जरा सुनिएगा, अगर हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या थी, तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालने का तो फॉर्मूला था r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। यहां पे n वेक्टर का मतलब क्या था, n वेक्टर का मतलब था नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया है उसे हम लोग n वेक्टर बोलते हैं। अब इस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया है उसका वेक्टर फॉर्म क्या दे रखा है, i + j - k, दैट इज i कैप j कैप - k कैप।
और यहां पे स्मॉल ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था पासिंग पॉइंट को, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। तो इसका जो पासिंग पॉइंट है वो तो है 1 0 -2, और इसका अगर ए वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, तो क्या होगा? 1i प्लस 0j माइनस का 2k, यानी कि कुल मिला के क्या बनेगा? i माइनस का 2k। मेरे को मिल गया ए वेक्टर, मुझे मिल गया एन वेक्टर। नाउ इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मैं फॉर्मूला बस थोड़ा सा दोबारा लिख दे रहा हूं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। आर वेक्टर बॉस बाय डिफॉल्ट ऐसी रहेगा इक्वेशन के लिए। एन वेक्टर किस लिए क्या बता के दे रखा आपको? आई प्लस जे माइनस का के। और ए वेक्टर का मतलब, ए वेक्टर आपको दे रखा है आई माइनस 2k, और एन वेक्टर का मतलब, एन वेक्टर आपको दे रखा है आई प्लस जे माइनस का के। तो मैंने ए वेक्टर को रिप्लेस किया ए वेक्टर की वैल्यू से, एन वेक्टर को रिप्लेस किया एन वेक्टर की वैल्यू से। अब आर वेक्टर तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये है आई प्लस जे माइनस का के। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद हो, आई के कॉफिशिएंट को आई से, जे के कॉफिशिएंट को जे से, के कॉफिशिएंट को के से। आई का कॉफिशिएंट 1 है, आई का कॉफिशिएंट 1 है, दैट इज 1। जे का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे तो जे का कॉफिशिएंट कोई है ही नहीं, मतलब 0 है। तो 1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और के का कॉफिशिएंट -1, -2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2। तो कुल मिला के आर वेक्टर आई प्लस जे माइनस के और इक्वल टू में आ जाएगा 3। ये जो हमारी तैयार होगी बॉस, ये हमारी कहलाएगी क्या? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे उसने कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में भी पूछा है। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो भी समझ लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहां पर, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए, वेक्टर इक्वेशन तो आपने बना ली, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, तो आप वेक्टर इक्वेशन के बेस पे ही कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं। देखिएगा, अब हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो उसके लिए पहले एक बात सुनिए। आप वेक्टर इक्वेशन तो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि क्या है? आर वेक्टर आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू में 3। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी हो, चाहे वो 3D का चैप्टर हो, चाहे वेक्टर का चैप्टर हो, तो आप क्या किया कीजिए, आर वेक्टर के बदले आप रिप्लेस कर देंगे एक्स आई वाई जे जेड के। ये एक्स आई वाई जे जेड के आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होता है। आर वेक्टर को आप रिप्लेस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म लाने के लिए एक्स आई वाई जे जेड के से। आर वेक्टर के बदले क्या आएगा? एक्स आई वाई जे जेड के। और ये क्या है भला? आई प्लस जे माइनस के। कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, एक्स को 1 से करेंगे एक्स, वाई को 1 से करेंगे वाई, और जेड को -1 से करेंगे माइनस जेड इक्वल टू में 3। यह आपकी हो जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन, और ये बन गई वेक्टर इक्वेशन। मुझे जो बात अब बतानी है उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन जो आई, उसमें एक बात कहूंगा। ये जो आपकी वेक्टर इक्वेशन तैयार हुई थी, मुझे बताइए, इस वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर के साथ ये जो कॉफिशिएंट दिखाई दे रहा है, या आर वेक्टर के साथ जो दिखाई दे रहा है क्या? आई प्लस जे माइनस के, ये क्या है? डायग्राम मैंने मिस कर दिया है, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। फ्रेम में आ रहा है ये? जी सर। तो ये जो है आपका आई प्लस जे माइनस के, ये क्या था? इस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया था, इस नॉर्मल का ये प्लेन था, वेक्टर इक्वेशन थी। ये जो आई प्लस जे माइनस के आ रहा है, इस प्लेन पे जो मैंने नॉर्मल डाल रखा है, ये उसी की तो वेक्टर इक्वेशन थी। तो मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिएगा। जब भी मैं किसी प्लेन की या आप किसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, तो उस वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर का जो कॉफिशिएंट होगा, आर वेक्टर का जो कॉफिशिएंट होगा, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहां पे मैं लिख के बताऊं, ये जरूर अपने पास लिख के रखिएगा कि इन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है, उसमें याद रखिएगा कॉफिशिएंट ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का कॉफिशिएंट क्या होगा? ये हमेशा किसकी बात बताएगा? नॉर्मल ऑफ प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन। उस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया है,
ये उसकी वेक्टर इक्वेशन बताएगा, अगर प्लेन की वेक्टर इक्वेशन हम लोग देखते हैं तो। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछता हूं, ये जो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बनाई है, इसमें जो नॉर्मल डाला गया है, नॉर्मल क्या डाला गया है, आई प्लस जे माइनस के डाला गया है। आपको पता है आई जे के कोफिशिएंट हमारे डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। अगर मैं इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 1 और -1। इस पे जो नॉर्मल डाला गया है उसका नाम है आई प्लस जे माइनस के, और आई जे के कोफिशिएंट हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इसका मतलब इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बॉस, 1 1 -1। अगर आप इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन पे पहुंचे और कार्टेशियन इक्वेशन में मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है 1, वाई का कोफिशिएंट 1 है मतलब 1, जेड का कोफिशिएंट क्या है, -1 है मतलब -1। यानी कि दूसरी बात मुझे यह बतानी है, जब भी हम किसी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है उसमें याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे याद रखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। यानी कि ये दोनों के दोनों डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके, नॉर्मल के। लास्ट में प्लेन की वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर का कोफिशिएंट नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया है उसके डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब यह हुआ कि प्लेन की इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन चाहे वो कार्टेशियन हो या वेक्टर, प्लेन की इक्वेशन में कभी भी डायरेक्शन रेशियो प्लेन के नहीं होते बॉस, उस पे जो डाला गया नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं।